गजब है। नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप ये बता रहे हैं सेना अपने हिसाब से जो जमीनें रखती है अपने पास वो देश की हिफाजत के लिए रखती है। अच्छा। वक्फ बोर्ड उन जमीनों पर कब्जा करने के लिए रखता है। कम से कम केंद्रीय मंत्री ये करता है गोली मारो सालों को, तो जब आप धार्मिक रूप में उन्माद फैलाते हो, चेक कर दो अनुराग ठाकुर ने। अगर मैं आपको कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं आप मेरी डिबेट में, साबित कीजिए। है आपके पास भाई ठंडा बनाने में आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया इसलिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून आ रही। कैसे कम से तर्क बनाया जाता है कोई भी जमीन दे सकते, ठीक है? वो जाकर कुछ भी क्लेम करे, मैं क्लेम कर दूं चांद मेरा है, मिलेगा क्या? अरे बहुत जाएगा, कल को वो जा सकता है, ये भी कह सकता है सूरज मेरा चांद मेरा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। सुप्रीम कोर्ट में वो हायर कर लेगा, कपिल सिब्बल को हायर कर लेगा। दूसरी सबसे बड़ी जमीन रेलवे के पास है, तो आप बताइए जो डिफेंस की जमीन है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक सैयद अब्बास के बीच में। दोस्तों सैयद अब्बास का ये कहना था कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन तो हमारे सेना के पास है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप लोग सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करते हैं। और इसी बात पे अशोक श्रीवास्तव ने पहले इनको रगड़ा, फिर डिबेट में अच्छे तरीके से क्लास लगाई। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको ये क्यों लग रहा है कि धार्मिक रूप से टारगेट किया जा रहा है? अभी मैंने शुरू में कई सारी बाइट सुनवाई, उनमें से मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम क्या, मैंने आज तय किया था कि सब मुसलमानों की बाइट सुनवाऊंगा, और जितने मुसलमान थे उसमें से अगर कुछ विरोध कर रहे थे, बड़ी संख्या में ऐसे भी मुसलमान थे जो कह रहे थे कि हाँ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये संशोधन जरूरी है। तो मुसलमान ही कह रहे थे कि संशोधन जरूरी है। फिर आपको क्यों लगता है कि टारगेट करा जा रहा है एक धर्म को? जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, जब आप टिकट देने में आनाकानी करते हो धार्मिक रूप में, आप जब मंत्री बनाने में टारगेट करते हो धार्मिक रूप में, आपकी कैबिनेट में या आपकी राज्य मंत्री के मंत्रिमंडल में एक भी अगर व्यक्ति नहीं रहता, सांसद का टिकट देने में आनाकानी करते हो धार्मिक रूप में, आपका एक केंद्रीय मंत्री ये करता है गोली मारो सालों को, तो जब आप धार्मिक रूप में उन्माद फैलाते हो, चेक कर दूं, सुनिए यश भारती जी, किसने कहा था गोली मारो? किसने कहा था? यश भारती जी रुकिए, इनको रोकिए। यश भारती जी, किसने कहा था गोली मारो? किसने कहा था? आपके अनुराग ठाकुर ने। अगर मैं आपको कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं आप मेरी डिबेट में, साबित कीजिए। है आपके पास भाई झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, दिखाइए। अनुराग ठाकुर ने जो कहा था, सुनिए मेरी बात, सुनिए यश भारती, इनकी आवाज नीचे करिए अब। यश भारती जी सुनिए, अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को, वो मैं भी कह रहा हूं, बोलिए इसमें क्या गलत है? आपको भी कहना चाहिए देश के गद्दारों को। उसके बाद जनता क्या बोलती है, जनता की मर्जी। तो अनुराग ठाकुर ने यह कहा था देश के गद्दारों को। आप झूठ बोल रहे हैं, पहले पढ़ लिख कर आया करिए, ठीक से फैक्ट चेक करके आया करिए। रमेश नहीं है तो आप दिखाइए। चलिए चुनौती देता हूं यश भारती, चुनौती देता हूं, निकालिए बाइट, निकाल के सुनाइए कि अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो। निकालो बाइट, निकालो, अभी चलाऊंगा, अभी निकालो बाइट, चलाता हूं। आप लोग एजेंडा बनाने में आते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया इसलिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून आ रही। कैसे? कम से कम तर्क दीजिए ऐसे जिस पर अच्छी डिबेट हो सके। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड की। नहीं आप सुनिए यश भारती जी, मैंने विषय दिया है, विषय पर रहेंगे तो मैं कह रहे हैं कि आप जज हो, मैं जज नहीं हूं, मैं आपको बता रहा था। अगर आपको मेरी बात, अरे क्या इनकी, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझा रहा था। यश भारती जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप डिबेट करने आया कि चिल्लाने आया। सुनिए प्यार से मेरी बात सुनिए, मैं दिया। अगर वो मुझे रिपीट करना पड़े तो मैं रिपीट कर देता हूं। मुझे बताइए वो गरीब किसान कहां जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो कपिल सिब्बल को लेकर जाएगा, या आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े वकील होंगे उनको लेकर वो गरीब किसान जाएगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मत कीजिए। और ताजमहल को अपने नाम लिखवाने के लिए जाना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी देखरेख करता है, ताजमहल को अपने नाम लिखवाने जाना और एक गरीब किसान के पास अचानक उसको पता चलता है पूरा गांव वक्फ बोर्ड का, दोनों में फर्क है सर। आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इतना समझते होंगे दोनों घटनाओं में फर्क। भारती जी नहीं यश भारती जी, आप जो तर्क दे रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है आप ये जो डिबेट शुरू हुई है, थोड़ी देर बाद आप फिर अंबानी अडानी पे पहुंच जाएंगे और फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि आपके नेताजी वहां पर पूरे परिवार के साथ पूरी खाने गए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 11-12 सूबों में इनकी सरकार है और सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड में इनकी सरकार है, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट किया,
जो सेंट्रल कानून ने चाहे उससे अपॉइंट किया, जिन लोगों को अपॉइंट किया, क्या उनका कैरेक्टर खराब था? क्या सरकार इस तरह के लोगों को अपॉइंट करती? दूसरा, उनके कैरेक्टर का सवाल ही नहीं उठता सर। नहीं, सुनिए ना, अगर एक नहीं उनके कैरेक्टर, अरे तहसीन जी एक मिनट तहसीन जी एक छोटी सी बात, आप सोचिए, आप मुझे एक पेन दे रहे हैं, ठीक है ना, और इस पेन के अंदर इंक ही नहीं है, ठीक है, तो मैं कितना बड़ा लेखक हूं, मैं इस पेन से कुछ नहीं लिख सकता, मेरा कितना अच्छा कैरेक्टर हो, मेरी कितनी अच्छी थॉट हो, अगर इस पेन के अंदर स्याही नहीं है तो मैं इस पेन से कुछ नहीं लिख सकता। तो जो कानून है, जो भी व्यक्ति अपॉइंट होगा वो तो उसी कानून से चलेगा ना, जो आपके जो है कांग्रेस सरकार ने बड़े जो 2013 में बना दिए गए असीमित अधिकार दे दिए गए थे, वो भी मिसयूज कर रहे होंगे, उसमें कौन सी इंसाफ थे? हाँ, एक्सेप्ट तो भारत सरकार को अशोक जी के टीवी शो पे आके माफी मांगना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूं, इसमें पब्लिक डोमेन में होने ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पब्लिक डोमेन में ताजमहल है, 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड गया, कहा कि ये ताजमहल जो है, ये ताजमहल हमारे नाम कर दीजिए। सुनिए तो सही, मुझे वो किस्सा तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। सुन्नी वक्फ बोर्ड गया, उसका जवाब दे देता हूं, कहा कि ये ताजमहल हमारे नाम कर दीजिए। जज साहब ने पूछा भाई क्यों, वो तो हमारी संपत्ति है। बोले सर्वशक्तिमान के नाम है, बोले सर्वशक्तिमान अलमाइटी के नाम है, और अलमाइटी हमारे हैं, इसलिए हमारी संपत्ति होनी चाहिए। तो आप गए और आपने ताजमहल को कह दिया। आप सूरत नगर निगम में गए और सूरत नगर निगम की जमीन को कह दिया, उसका मुख्यालय कह दिया ये तो हमारी जमीन पे बना है। मतलब आपका जहां 5 स्टार होटल बना हुआ है तेलंगाना में, वहां गए, ये तो हमारी जमीन है। और आपकी जमीन कहां से आई भाई? आप क्या, आपके परदादा कहां से जमीन लेकर आए थे? जरा इसका बताइए, हिसाब किताब दीजिए। एक लाइन में, मैं इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा अशोक जी, आप वाकई अच्छा रिसर्च करते हैं, लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट के अंदर ऐसा रपाट मिला ये केस के ऊपर, भाग गए ना। तो ये जो तर्क बनाया जाता है कि कोई भी जमीन दे सकते, ठीक है, वो जाकर कुछ भी क्लेम करे, मैं क्लेम कर दूं चांद मेरा है, मिलेगा क्या? अरे बहुत अच्छी बात की आपने सर, बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ भी ले सकते, नहीं ले सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब ताजमहल को अपने नाम कराने गए थे ना, तो जज साहब ने कहा जाओ औरंगजेब का दस्तखत लेकर आओ, वो नहीं लेकर आ सके औरंगजेब। ठीक है, सुनिए, लेकिन आप तमिलनाडु के उस बेचारे गरीब किसान के बारे में तो सोचिए ना। वो गरीब किसान जब अपनी जमीन बेचने गया, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, मुझे नहीं मालूम उस गरीब किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी या फिर उसको अपनी फसल जो है वो उसके लिए उसको बीज चाहिए था, लेकिन वो अपनी जमीन बेचने गया। गरीब किसान कभी भी जमीन ऐसे नहीं बेचता, जब उसको बहुत जरूरत होती है तो जमीन बेचने जाता है। जब जमीन बेचने गया और उसके बाद जो है वो वहां पर उसको कह दिया गया भाई आपकी जमीन तो वक्फ बोर्ड ने अब कह दिया कि उस पर दावा ठोक दिया, और उसके बाद वो आप चाहते हो कि वो वकील जो है, ये तो यहाँ तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद बड़ा पैसा है, वो जाएगा और वो ताजमहल अपने नाम लिखवाने जाएगा, कल को वो जा सकता है, ये भी कह सकता है सूरज मेरा चांद मेरा, क्योंकि उसके बाद बहुत पैसा है। सुप्रीम कोर्ट में वो हायर कर लेगा, कपिल सिब्बल को हायर कर लेगा, वो अभिषेक मनु सिंघवी को हायर कर लेगा, जिनकी एक घंटे की फीस 15 लाख रुपए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो बेचारा गरीब किसान कहां जाएगा? उसको आप ठोकरे खाने पे मजबूर करोगे। तो तर्क इसलिए ये है कि इसको अकाउंटेबल और इसको जो है पारदर्शी बनाना इसलिए जरूरी है। एक मिनट, ये जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो संशोधन करे गए, और अगर यही है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो आपने पहले क्या कहा कि सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? डिफेंस के पास है। दूसरी सबसे बड़ी ज़मीन रेलवे के पास है। तो आप बताइए जो डिफेंस की ज़मीन है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी हो रही है? आप बताइए रेलवे की जो लैंड है उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है? सैयद जवाद, आप वक्फ बोर्ड को भारत की सेना के सामने खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भी वैसा ही करेगा जैसे भारत की सेना करेगी। अब मैं देखिए, गजब है, मैंने क्या गजब है। नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आप ये बता रहे हैं सेना अपने हिसाब से जो जमीनें रखती है अपने पास वो देश की हिफाजत के लिए रखती है। अच्छा। वक्फ बोर्ड उन जमीनों पर कब्जा करने के लिए लगता है। कम से कम मैं हाथ जोड़ रहा हूं, सेना के सामने मत खड़े करिए वक्फ बोर्ड को। नहीं सर, वक्फ बोर्ड को सेना के बराबर मत लाइए। घर है ना साहब, वो भी किसकी जमीन पे बना हुआ? वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारा स्टूडियो भी कह दीजिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ये कुर्सी भी वक्फ बोर्ड की है। क्यों? मेरे कपड़े, कोर्ट नहीं है, कोर्ट में केस नहीं है, मैंने जो कपड़े पहने वो भी वक्फ बोर्ड के हैं। हाई कोर्ट में केस नहीं है, बोल दिए। हाई कोर्ट में केस है या नहीं? मैंने कपड़े पहने, हाई कोर्ट में केस है या नहीं उन उद्योगपति का? एक मिनट, इस्लाम कब आया? एक मिनट, इस्लाम कब आया? सुनिए, इस्लाम कब? आप बताइए, 1450 साल पहले आया। इस्लाम कब आया? 1450 साल 1450 साल पहले। तो 1500 साल पुराना जो
गांव है, उसमें वो कोर्ट ने क्या वो इस्लाम डिसीजन का दिया हो उसमें? गया, क्या कोर्ट ने वो डिसीजन वक्फ दिया बोर्ड का हो गया। अरे क्या, अच्छा सुनिए सुनिए, थोड़ा सुकून से, मतलब उत्तेजित ना मुझे होइए। सुनिए सुनिए, अच्छा, सही एक जवाब सेकंड, एक एक मिनट, सेकंड, एक सही सेकंड, जवाब एक एक मिनट, सेकंड। एक मिनट, सही जवाब एक मिनट। मैं बड़े सुकून से बात कर रहा, मैंने इसलिए आपको सुकून से, लेकिन आपने शुरुआत ही सेना की जमीन से की। बिल्कुल। मैं अपनी डिबेट में सेना को लेकर के, और आप जो है रेलवे को, आप वक्फ बोर्ड को सेना के बराबर खड़े कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।